हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सुमित मारू और आप सबका वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो में हम बात करेंगे गिफ्ट टैक्स के बारे में। मतलब जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं और जब हम गिफ्ट लेते हैं तब इसके क्या क्या टैक्स इंप्लीकेशन होते हैं। देने वाले के हाथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गिफ्ट लेता है उसे खुशी तो डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन एक खुशी के साथ साथ उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा। ये हम आराम से विस्तार में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब ये वीडियो को मैंने बेसिकली 3 पार्ट में बांट दिया है। सबसे पहले पार्ट में हम फीचर्स ऑफ गिफ्ट टैक्स के अलग अलग क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कब कब गिफ्ट टैक्स लगता है, ये हम बात करेंगे। दूसरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या क्या है और क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविजन। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब क्या, चाहे आपकी इनकम किसी और के हाथ में हो लेकिन वो आपके इनकम टैक्स में गिनी जाएगी और आपको उसके ऊपर टैक्स भरना रहेगा। क्लबिंग प्रोविजन के बारे में बात करेंगे सेकंड वीडियो में। और थर्ड वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक्स निकाली है जो ट्रिक की वजह से आप आपके गिफ्ट टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो और आपको टैक्स भरना नहीं आएगा या कम से कम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। एक सबसे पहले कुछ एग्जांपल बोलता हूं मैं। आपको लगेगा कि एग्जांपल में टैक्स क्यों लगेगा, लेकिन ये सभी एग्जांपल में टैक्स लगने वाला है। सबसे पहले आपको आपके स्पाउस से गिफ्ट मिला है 40,000 रुपए का। दूसरी बात, अगर आपने आपके फ्रेंड का एक अचानक फोन आया, भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल लगी है, काम कर, तेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट है, तेरे क्रेडिट कार्ड से फटाक से पेमेंट कर दे 60,000 रुपीज का। आपने तो दूसरी में पेमेंट कर दिया है, लेकिन ये आपको गिफ्ट टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा, अगर आपने आपके किसी दोस्त को लोन के लिए पूछा 80,000 रुपीज के लिए। और चौथी जो बात कर दी, अगर आपके पापा ने ट्रांसफर किए 75,000 रुपीज आपके होम लोन के पेमेंट के लिए। इन सब में आपके अलग अलग कैसे टैक्सेशन इंपैक्ट आ सकते हैं वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको किसी से भी गिफ्ट मिलता है 50,000 रुपीज तक इन कैश और काइंड, तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। हर साल का 50,000 मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर 50,000 किसी एक से नहीं, सबसे मिलाकर। और यहाँ पे मजे की बात यह है, 50,000 रुपए से एक भी रुपया ऊपर गया ना, आपको पूरे 50,000 रुपीज के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। यस, 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट ऑफ रिसीविंग ऑल। तो कैश में किसी से भी आप 50,000 रुपए तक की गिफ्ट ले सकते हो, उसके ऊपर गया तो आपको पूरे के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। आप ये एग्जांपल में देख सकते हो। ये एग्जांपल में जो नंबर 1 था, केस 1 में हम देखते हैं, हमें फ्रेंड ए से मिले 35,000, बी से मिले 10,000 इन कैश, पूरे साल के अंदर 45,000, 50,000 के अंदर है, वेल एंड गुड, कोई टेंशन नहीं। क्लियर है। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या है, ए से मिले 35, बी से मिले 10 और यहाँ पे सी भी हमारे ऊपर मेहमान हो गया था और सी ने भी हमको 6,000 दे दिए। जैसे ही आपका 50,000 के ऊपर जाएगा लिमिट, पूरे के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी से भी आप कैश गिफ्ट लेते हो तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000 से ऊपर प्लीज ना लीजिए, नहीं तो आपको पूरे 50,000 के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड थिंग, नो गिफ्ट्स और नो टैक्स ऑन गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स। अगर आपके रिश्तेदार कभी काम आ गए और उन्होंने कभी खुश होकर आपको कोई गिफ्ट दे दिया है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपने रिश्तेदार से जितना गिफ्ट ले सकते हो उतना ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स से फ्री है, इसके ऊपर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं आएगा। और आप बोलोगे सर रिलेटिव मतलब कौन, तो रिलेटिव की डेफिनेशन जो दी हुई यहाँ पे ये सेक्शन के अंदर, इसमें आप देख सकते हो, इतने सब लोग आपके रिलेटिव माने जाएंगे। आपकी स्पाउस मतलब आपकी बीवी या आपका हस्बैंड होगा तो वो आपका रिलेटिव माना जाएगा। वो देते तो नहीं है कुछ, लेकिन जितने भी दोगे आप लोगे वो टैक्स फ्री माना जाएगा। दूसरी बात, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पापा, उनके भाई बहन, आपकी मम्मी, उनके भाई बहन, आपके स्पाउस के लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट मतलब दादा परदादा जो भी होंगे वो, आपके बच्चों के बच्चे जो भी होंगे वो, ये सब रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। और अभी तक मैं जिनकी भी बात की थी, इन सबकी रिस्पेक्टेड स्पाउस, इन सबकी बीवियां या इन सबके हस्बैंड भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी मासी है तो मासी और मासा जी दोनों भी रिलेटिव आएंगे। आपके मामा है, दोनों भी रिलेटिव आएंगे, क्योंकि आपके मम्मी के भाई हो गए। आपके बड़े पापा है या अंकल है, आंटी है, दोनों भी रिलेटिव में आपके आएंगे। तो इन सब लोगों से आप कितना भी गिफ्ट ले सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है, ये खुशी की बात है। ओके। दूसरी बात, नो टैक्स ऑन वेडिंग गिफ्ट्स। चलो वेडिंग का कुछ तो फायदा है। ओके, आपके शादी के टाइम आप किसी से भी गिफ्ट लो, आपको इनकम टैक्स वाले टैक्स नहीं लगा सकते हैं। ये टैक्स प्लानिंग का आप बहुत अच्छा जरिया बना सकते हो। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो जो भी आपको पैसे लेने गिफ्ट में, आपको वेडिंग के दिन ये गिफ्ट दे दे। अगर हो गई है तो फिर आप सुने मत, इसे ये खुशखबरी थी। नहीं हुई तो आप डेफिनेटली अच्छे से प्लान कर सकते हो आपके वेडिंग के टाइम। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, आप रिलेटिव से लो या अनरिलेटिव से लो,
कोई तकलीफ नहीं है, कोई ना अनजान लोगों से भी वो भी आके आपको गिफ्ट दे दिए वेडिंग के टाइम में, वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। क्लियर? उसके बाद अब इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले छोटे में आपको बताता हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, उसी डेफिनेशन में मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग जो कि मूव नहीं हो सकती है, तो जो हिला सकते हो वो मूवेबल, जो नहीं हिला सकते वो इमूवेबल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूंगा। एग्जांपल आपको दिख रहा होगा घर, राइट? अब जो घर है, अगर समझो घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है 20 लाख, यस 22 लाख, मेरे एग्जांपल में 22 लाख यहाँ पे, और आपने वो घर खरीदा है 20 लाख रुपए में, तो जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, ये आपको गिफ्ट माना जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के नीचे ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। इसके साथ में आपको एक वार्निंग वाला पॉइंट बोल दूं कि आप जैसे ही स्टैंप ड्यूटी के नीचे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, इनकम टैक्स को तुरंत खबर होती है ये चीज की, वहां के लोकल मैजिस्ट्रेट को कवर करनी पड़ती है। तो प्लीज अवॉइड, 100% अवॉइड डूइंग ट्रांजैक्शन ऑन लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन। स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन मिनिमम वैल्यू है, आप उस पर ही ट्रांजैक्शन किया, उसके ऊपर कीजिए, उसके नीचे करोगे तो आप इनकम टैक्स को आपका इन्विटेशन भेजोगे, ये चीज ध्यान में रखना। हाँ, और अभी हम गिफ्ट टैक्स की बात करते हैं, तो अगर आपके स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और आपके बेचने की वैल्यूएशन में 50,000 से ज्यादा डिफरेंस रहा, 50,000 तक रहा तो ठीक है, 50,000 से ज्यादा डिफरेंस रहा, पूरा का पूरा गिफ्ट माना जाएगा। अभी एग्जांपल में देख लो 2 लाख का डिफरेंस है, पूरा का पूरा गिफ्ट माना गया। 50,000 के अंदर है तो ठीक है, 51,000 भी हो गया, पूरा का पूरा आपको गिफ्ट टैक्स के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। अगर रिलेटिव से लेते हो तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि रिलेटिव से आप कितना भी ले सकते हो, ये हम अनरिलेटेड की बात कर रहे हैं। ओके, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई। उसके बाद अब समझो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी हम एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हैं। उसकी डेफिनेशन दी हुई उन्होंने, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। और इनमें से कोई चीज है और वो आपने किसी को दी है और वो 50,000 के ऊपर उसकी वैल्यू है, तो वो भी पूरा क्या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 के अंदर है तो कोई तकलीफ नहीं है, 50,000 के ऊपर है तो डेफिनेटली बहुत तकलीफ है। तो प्लीज बी क्लियर विद दिस। अगर ऐसी कोई आप मूवेबल प्रॉपर्टी की चीजें दे रहे हो तो 50,000 के ऊपर ना दो, और दे ही रहे हो तो शादी के टाइम दे दो, आपका टैक्स वहां पर बच जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नो टैक्स ऑन गिफ्ट रिसीव्ड ऑन विल और इनहेरिटेंस। अगर आपको विल में किसी के विल में अगर आपको लिखा हुआ है कि मैं सुमित सर को इतना इतना पैसा देता हूं, इस केस में टैक्स नहीं लगेगा। बेचारा ऊपर जा रहा है, उसकी अंतिम इच्छा है, उसमें भी आपने टैक्स लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगा। सही है, बदुआ देगा मैं। इसी केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऊपर से आपके विल में या इनहेरिटेंस में आपके दादा परदादा से कुछ मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, मेरे बाजू वाले ने भी विल में लिख दिया सुमित सर को पैसा देना है, तो भी वो इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल लायबल नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट बोला गया है। उसके बाद और अलग अलग 2-3 केसेस बोले हुए हैं, जैसे कि आपको लोकल अथॉरिटी से, हॉस्पिटल से, कोई एजुकेशन ट्रस्ट से और एक्सेट्रा 2-3 चीजें हैं, उनसे आपको कुछ मिलता है, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली एग्जम्प्ट फ्रॉम गिफ्ट टैक्स। वहां पे भी आपको गिफ्ट टैक्स नहीं लगने वाला है। और क्या क्या है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल नहीं लिया है, आप जाके पढ़ सकते हो। सेक्शन 1020 एंड सेक्शन 1023C के अंदर आपको इसकी सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। यस, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रखना है गिफ्ट लेते समय, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ध्यान रखना। सबसे पहले कैश या चेक ले रहे हो तो कोई डीड बनाने की जरूरत नहीं है, एक प्लेन पेपर में सामने वाले की सिग्नेचर ले लो, गिफ्ट उठा के ले लो, खत्म काम। ओके। दूसरी बात, अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अगर आपने कोई ज्वेलरी वगैरह किसी ने गिफ्ट दी है तो उस केस में स्टैम्प पेपर को नोटराइज करके आप ले लेना। ओके, उससे लिखवा लेना ये गिफ्ट दिया है, वापस कभी मांग नहीं सकता फिर वो। ओके। तीसरा केस रहेगा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आप ऑटोमेटिकली कर ही लोगे। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको ध्यान रखना होगा गिफ्ट लेते समय। ओके, थैंक यू। हियर आपको मिलेंगे वीडियो नंबर 2 में, जिसके ऊपर हम टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। होप्स आपको सब समझा है, नहीं समझा तो नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लीज अपने फ्रेंड को ये वीडियो भेज दो ताकि वो आपको 50,000 के अंदर गिफ्ट कैश में तुरंत ट्रांसफर कर दे। बाय बाय, टेक केयर।